एक प्रीमिसेस के अंदर, एक चार दीवारी के अंदर वो काम हो रहा था। हाँ, तो वहां ना तो वहां पे आप हथियारों की फैक्ट्री लगा दीजिए फिर। तो नहीं, फैक्ट्री क्या लगाने हैं मुझे नहीं मालूम। अगर प्रीमाइसेस के भीतर काम हो रहा था और सद्भावना समारोह चल रहा है और दफा 144 लगी है, तो वहां पे टेंट लगा के हथियारों की फैक्ट्री खोल दीजिए। और जब कोई पूछे तो कहते नहीं भाई, ये तो दफा 144 के तहत आता ही नहीं है। बता दिया कि दफा 144 के लिए सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करने की। डॉक्टर चंद्रमोहन रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं था डॉक्टर चंद्रमोहन जी, रिस्पॉन्ड कीजिए, मंत्री जी सुन रहे हैं आपको। ऐसा है, दफा 144 तो विधायकों के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं चाहूंगा जरा एक बार महमूद साहब का थोड़ा सा आप भी जरा ज्ञान बढ़ाएं। आप जिस तरीके से माननीय डॉक्टर चंद्रमोहन, अमिताभ जी को बोलने दीजिए। अमिताभ जी प्लीज। जी, देखिए, ये सद्भावना यात्रा और सद्भावना सप्ताह की जरूरत मुलायम सिंह जी को क्यों पड़ी? मुजफ्फरनगर में गोला बारूद और बंदूक की संस्कृति जो पनपी, जिसने वहां 60-70 जानें ले ली, 20 साल तक मुजफ्फरनगर में ये दंश जो है दिखता रहेगा, गांव गांव खेत खेत। इकबाल साहब को पता होगा, मुजफ्फरनगर के एक गांव में कल करीब 700-800 महिलाओं ने, बच्चियों ने प्रदर्शन किया, कट्टा तमंचा असलों के साथ दराती लेकर, और कहा कि मेरा भरोसा, हमारा भरोसा पुलिस पर नहीं रहा। जहां इतना तनाव हो, वहां बारूद के खिलाफ तो सद्भावना की जरूरत पड़ी, और आप फिर बारूद का सामान लेकर निकलेंगे सड़क पर। मैंने दुनिया में आज तक नहीं सुना कि शांति सभा हथियारों के साए में हो, हथियारों के साथ हो, सद्भावना की बात हथियारों के साथ हो। जहां हथियार होते हैं, वैध हो अवैध हो, वहां तो सद्भावना वैसे ही दूर हो चली जाती है। किसी न किसी पक्ष को भय पैदा होता है, और जब ये काम सत्ता पक्ष के लोग करें, जो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, तब ये और ज्यादा अक्षम्य अपराध हो जाता है। हाँ, हाँ। ये सवाल छोटा नहीं है। और अहमद हसन साहब का मैं अदब करता हूं, बुजुर्ग नेता है, पता नहीं उन्होंने ऐसी बात कैसे कह दी। 144 की व्यवस्था आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से बिल्कुल साफ है। आप किसी तरह का असला लेके मूवमेंट नहीं करेंगे। मंत्री अगर यही 144 के अंदर अगर ये छूट हो जाए कि भाई आप मैदान में खुले में असला मत रखो, ऊपर एक कनात लगा लो, चांदनी तान लो और असला रखो, तो 144 का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। मंत्री जी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मैं सुन रहा हूं, अग्निहोत्री जी को सुन रहा हूं। जी, अपनी बात कहना चाहेंगे तो प्लीज कहिए, स्वागत है आपका। नहीं, मैं इस बात के बिल्कुल नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं तो शब्दों की बात से कायल होता हूं, मैं शस्त्रों की बात से कायल नहीं होता। अच्छी बात है। शब्द जो होते हैं वही इंसान को अच्छा बना देते हैं, वही इंसान को बुरा बना देते हैं। इकबाल जी, राजनीति में शस्त्र की कोई भूमिका भी नहीं होनी चाहिए। ये तो संवाद का मसला है। सद्भावना बातचीत से आएगी कि राइफल बंदूक दुनाली तिनाली से आएगी? सद्भावना गांव में जाने से आएगी, सद्भावना लोगों के जख्म पर मरहम लगाने से आएगी। सद्भावना ताकत के परीक्षण से आती है क्या? सोचिए, ये कैसी बगावत पनप रही है वहां खेत और खलिहान में कि महिलाएं असला उठा ले। छोटी स्थिति नहीं है, ये तो सरकार की, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं फिर कहता हूं, दीवार पर लिखी इबारत को पढ़े, सरकार को पढ़ना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दीवार पर जो इबारत लिखी है। माननीय मंत्री जी, ये तो सरकार की नाकामी है कि घरों में रोटियां बनाने वाले जो हाथ हैं, वो कट्टे बंदूक तमंचा लेके दराती लेकर सड़कों पर खड़े हो गए। आप राजनीति का अड्डा क्यों बना रहे हैं अपने चैनल को? तो क्या बनाओ? आप तो खुद भाषण देने लगे, तो क्या बनाओ? तो खुद नेता बन गए यहाँ पर। आपका एक चैनल है, एक रेस्पॉन्सिबल चैनल है। हाँ। वहां से वो बात उठनी चाहिए। तो आप बताइए, चलिए मैं आपको मंत्री जी 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट में जो बात आप उठाना चाहें उठाइए। जिस अंदाज से आप बात कर रहे हैं, हाँ। उस अंदाज से ये लग रहा कि आप गोली चला रहे हैं वहां से, शब्दों की गोली चला रहे हैं। बिल्कुल शब्दों की गोली ही है। भाव लीजिए, प्यार का भाव लीजिए, प्यार की बात कहिए, मंत्री और जी वहां उस जगह पर मुजफ्फरनगर की मेरठ का जिक्र करें, तो इस तरह का सोच के मंत्री जी, समाचार प्लस के कार्यक्रम बिग बुलेटिन में शब्दों की गोलियां ही चलाई जाती हैं। नहीं, इस तरह नहीं चलाइए कि जिससे कि वातावरण खराब हो। अच्छा, मुलायम सिंह जी यादव जो मुजफ्फरनगर दंगों में दोषी आरोपी है, उस मौलाना नजीर को विशेष विमान से बुलाकर अपने घर में मेहमान बनाएं तो माहौल खराब नहीं होगा।
हज हाउस के बाहर माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी टोपी लगाकर कबाल में छेड़छाड़ के मुख्य आरोपी शाहनवाज को एक गरीब निर्दोष बेकसूर बता दें तो माहौल खराब नहीं होगा। हमारी तरह आप भी भोले वाले किसानों पर रामपुर के लोग गोली चलाएं तो सद्भावना बनेगी। सद्भावना के शब्द निकलने चाहिए। ना आप पत्रकारों से, आप समाचार प्लस चैनल से अमिताभ अग्निहोत्री जी से और अतुल अग्रवाल से सवाल पूछने का अधिकार छीन लीजिए और शासन और सत्ता की तरफ से जो दुर्व्यवहार हो रहा है, एक पक्षी कार्रवाई हो रही है बीजेपी के नेताओं के ऊपर, उन्हीं दफाओं के तहत रासुका ठोक रहे हैं। बसपा के कादिर राणा, नूर सलीम राणा, सपा के राशिद सिद्दीकी, अलीम, नूर अलीम, इन लोगों को अमीर आलम, इन लोगों को बाहर रखेंगे। जो दंगों में भड़काने में आरोपी मौलाना नजीर है, उसके साथ मुलायम सिंह जी शांति व्यवस्था कैसे बनाई जाए उस पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी छेड़छाड़ के मुख्य आरोपी को बेकसूर निर्दोष मुसलमान गांव वाला बताएंगे और हमसे उम्मीद करेंगे कि हम लोग खामोशी से सब देखते रहें। आप खामोशी से बिल्कुल न देखें, जहां हमारी कमी हो उसको और मैं क्या कर रहा हूं भाई साहब, आपकी सरकार की कमी को सकारात्मक तरीके से तो बता रहा हूं। आप हम ही को दोषी बता रहे हैं, आप हम ही को कह रहे हैं कि हम नेता हो गए। जी हां, हम जनता के प्रवक्ता हैं। जी हां, हम जनता की तरफ से नेतागिरी करते हैं। नहीं, आप हमसे, आप उस चैनल पे बैठकर हमें कम सुनते हैं, अपने भाषण ज्यादा देते हैं। तो भाई आप सुनाइए ना, मैंने आपको 3 मिनट का समय दिया, नॉन स्टॉप 3 मिनट बोलिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। चलिए बोलिए। पूरे चैनल में अगर आधे घंटे का प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर आपके अग्निहोत्री जी 20 मिनट ले लेते हैं। तो ये आप तय नहीं करेंगे ना माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, ये आप तय नहीं करेंगे ना कि मैं अपने चैनल में क्या खबर दिखाऊं, किस मेहमान को बैठाऊं या ना बैठाऊं। आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव। मैं आपको 3 मिनट देता हूं, आप 3 मिनट में अपना पक्ष रख दीजिए। मैंने तो आपको बताया, क्या बताया? मैंने ये कहा कि इस चैनल के जरिए आप भी उसी सद्भावना का वातावरण पैदा करने की कोशिश करिए। हाँ। वहाँ पर शांति फैलेगी। इस चीज से हम और आप एक जिम्मेदार हैं। आप चैनल के जरिए, हम राजनीति के जरिए, हम चाहेंगे इस देश के अंदर बिल्कुल एकता और अखंडता की बात। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं ईमानदारी से। न हो, आपस में प्यार मोहब्बत हो, जहाँ पर हमारी कमी हो वहाँ पर हमें बताइए, तरीके से आपकी कमी बताते हैं तो हम दोषी हो गए। चैनल के जरिए जोर जोर से बताएंगे। हाँ। तो ये बताएंगे कि आप किसी का पक्ष कर रहे हैं, किसी का। भाई साहब एक सलाह दूं आपको, आप हमारे बड़े भाई हैं, एक सलाह ले लीजिए आप मुझसे। छोटा मुंह बड़ी बात ना समझिएगा इसको। मुझे लगता है कि अब आपको पत्रकारिता में भी हाथ आजमा लेने चाहिए। राजनीति में बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए अब आपने, अब आप पत्रकारिता के लिए भी एक आदर्श सेट कीजिए, वैसे ही जैसे समाजवादी पार्टी ने राजनीति में झंडे गाड़े हैं और आदर्श और कीर्तिमान सेट किए हैं। मंत्री जी वही काम आप पत्रकारिता में अगर हमारे आदर्श और हमने कीर्तिमान न बनाए होते हाँ। तो जनता ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमको नहीं दी होती। हाँ। हमें जनता ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी पर वहां बिठाया है। हाँ। हम जानते हैं। तभी मुजफ्फरनगर में एक पक्षी कार्रवाई करो आप। तभी 108 दंगे हुए 18 महीने के कार्यकाल में 108 दंगे हुए। तभी आप लोगों की सरकार कहती है मुसलमानों के लिए दूसरे नियम और बाकी जातियों के लिए दूसरे नियम। आपको केवल MY चाहिए, मुसलमान और यादव, बाकी लोगों को प्रदेश के बाहर खदेड़ दीजिए। जब अखिलेश यादव हज यात्रियों को छोड़ने के लिए, हज यात्रा पे जाने के लिए छोड़ने जाते हैं हज यात्रियों की, हाँ। तो वहां पर वो टोपी ओढ़ लेते हैं, आपको बुरा लगता है? बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। आप जब छेड़छाड़ के मुख्य आरोपी शाहनवाज को मजलूम बेकसूर गांव वाला बताते हैं तब बुरा लगता है। कम से कम जब आप दंगा भड़काने के मुख्य आरोपी मौलाना नजीर को अपने बगल में बैठा के उस नजीर से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चर्चा करते हैं तब मुझे बुरा लगता है। जब आप संदिग्ध आतंकवादी खालिद मसूद के परिवार वालों को 25 लाख रुपए मुआवजे का चेक भिजवाते हैं तब मुझे बुरा लगता है। जब आप संदिग्ध आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने का ड्रामा करते हैं तब मुझे बुरा लगता है। आतंकवादी हो सकता है, हम किसी आतंकवादी के साथ नहीं है, न खड़े मिल सकते हैं। आपको पता नहीं है आतंकवादी होता सरकार के बारे में मुसलमानों। इकबाल साहब आपके पास शायद तथ्य नहीं है, आपकी ही सरकार ने ये सब काम किए। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा इकबाल साहब, आपके वरिष्ठ मंत्री हैं पारसनाथ यादव। पारसनाथ यादव अपने हाथ में चेक लेके गए थे उस खालिद महमूद के यहाँ। आप थोड़ा तथ्यों की पड़ताल तो करो। और मनोज कुमार पारस के खिलाफ बलात्कार करने के मामले में आज ही गैर जमानती वारंट जारी हुआ है।
ये आपकी सरकार के नगीने नमूने हैं। आप एक अनुरोध सुन लीजिए, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि जब आप बात करें तो एक ऐसा लगे कि हाँ किसी चैनल का एक संभ्रांत व्यक्ति हमसे बात कर रहा है। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे पास 20 करोड़ दर्शकों का प्रेम है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 20 करोड़ दर्शक समाचार प्लस चैनल के इस कार्यक्रम को नंबर 1 बनाए हुए हैं। मुझे किसी राजनेता के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हेडमास्टर हैं और आप हमें शिक्षा दे रहे हैं, वहां से ये लगता है हमें। आप हमें राय दीजिए, शिक्षा मत दीजिए। नहीं, मैं आपको राय दे रहा हूं, लेकिन जब आप लोग अपनी काली करतूतों को जायज करार देने की कोशिश करते हैं तब सबक देना पड़ता है जनता की तरफ से। मैं तो आपके छोटे भाई जैसा हूं, लेकिन अभी जनता का वकील हूं और जनता की तरफ से आपसे बात कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समाचार पत्र पर आने के लिए। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, ये क्या ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के द्वारा उत्पन्न हुआ अहंकार है क्या, जो सपाहियों में कूट कर भरा हुआ है? अहंकार है। मैंने पूरी बातचीत सुनी इकबाल महमूद साहब की। हाँ। उसमें दम्भ था, दम्भ के अलावा कुछ नहीं था। कहीं तथ्य नहीं थे, कहीं कुछ नहीं थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आपको हड़काना चाहते हैं, आपको धमकाना चाहते हैं। हाँ। वो सोच रहे होंगे कि ये भी कोई हमारे संभल के अग्रवाल साहब है, इनको धमका लेंगे तो हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है ये सब सुन के। हाँ। अमिताभ जी इसको देख रहे हैं कि अमिताभ जी देखिए क्या हालत है, मंत्री की भाषा देखिएगा कि वो पत्रकार को किस तरीके से बात कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, अगर हड़काना होता तो 25 वर्ष पहले अमिताभ जी हड़क गए होते और 15 वर्ष पहले मैं डर के अपने घर में दुकान में तराजू तोल रहा होता। नहीं, उन्होंने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। अमिताभ जी और अतुल जी, उन्होंने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, बंसी पाड़िया साहब, जो हालत बंसी पाड़िया साहब, मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं अतुल जी। कल मैं सरदना में था, सरदना गया, वहां के गांवों में गया। हाँ। तो वहां जाके मैं मिलके आया, खेड़ा गांव भी गया और जो घायल है उनके घरों पर मिलने गया। हाँ। कल वहां से लौट के मेरठ से नौचंदी पकड़ के मैं लखनऊ आया हूं। मैंने वहां देखा है कि वहां के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो गए हैं जी। और सिविल वर्दी में जो लोगों ने, जो रामपुर और सैफई के लोग थे, उन्होंने जो वहां पर तांडव मचाया है, जो हालात पैदा किए हैं, वो शर्मनाक ही नहीं, निंदनीय हैं। ठीक है। और आज जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हालात पैदा हुए हैं, उसके लिए जिम्मेदार ये जो सद्भावना है, ये सावधान नहीं है, सद्भावना नहीं है, ये सावधान करने के लिए, चेतावनी देने के लिए है। ठीक है, टाइम अप। बंसी पाड़िया भाई, 30 सेकंड आपके पास हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। 30 सेकंड फॉर यू। नहीं, मेरा तो कहना यह है कि ये सरकार नशे में चूर हो गई है, इनको गलतफहमी है। सद्भावना लाने के लिए ये तो खुद सद्भावना के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। सद्भावना करने की आवश्यकता क्या थी? हिंदुस्तान में हिंदी के पखवाड़े लगे, ये तो सेकुलरिज्म के बहुत बड़े अलंबरदार हैं, इनको भी आवश्यकता पड़ गई संदेश देने की। और जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है, माननीय मंत्री जी की जिस तरह की भाषा थी और सच्चाई सुनने को ये लोग तैयार नहीं है। इनको सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है, होने जा रहा है कि ये अपने आगे किसी को अक्लमंद, होशियार, अच्छा प्रशासक और अच्छी पार्टी मानने को तैयार नहीं है। और आने वाले 2014 के इलेक्शन में जो इन्होंने नारा दिया था जी, वो इनके सामने शायद इतनी बस फेलियर सरकार कोई इतने कम समय में मेरे ख्याल से। ठीक है, पाड़िया साहब, टाइम अप। अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी। 2007 में जब मुलायम सिंह जी की सरकार गई तो क्यों गई थी? ऐसे ही बुलंद इकबाल के लोगों ने सरकार डुबो दी थी मुलायम सिंह की। मुलायम सिंह व्यक्तिगत तौर पर तो कहीं गड़बड़ करने नहीं गए थे ना, वो तो पंचम तल पर बैठते थे। फिर गाजीपुर से गाजियाबाद तक हाहाकार किन लोगों ने मचाया? किन लोगों ने मचाया? ऐसे ही बुलंद इकबाल के शेरदिल नौजवानों ने मचाया ना, जो आज उनके साहबजादे के मुकुट के रत्न हैं। ऐसे लोग, ऐसे दंभ में चूर मंत्री मैंने नहीं देखा, जिनको ये भी नहीं पता कि 144 का अर्थ क्या है, जिनको ये नहीं समझ आता कि सद्भावना कभी बंदूक से आई क्या। अगर बंदूक से सद्भावना आती होती तो नोआ खाली में गांधी बंदूक लेके क्यों नहीं गए? तमंचे लिए जाते देशी। नहीं मिलता तो आज के जो प्रतापी लोग हैं, इनसे किसी के कांटेक्ट कर लेते तो ये 2-4 बोरा भिजवा देते। गांधी तो
नंगे पांव चला गया नोआखाली। सद्भावना तब आती है जब आप अपना नैतिक बल उसमें झोंकते हैं, आपका तेज और आपका तप जब उसमें लगता है। सद्भावना बंदूकों से आएगी। अगर समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों की समझ ये है